हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी वे पर। और अब हम आपको कराने जा रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ डिजेनरेसी। इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने कई सारी बुक से सेलेक्ट करके आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। तो अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो आपके नंबर पूरे आएंगे और 100 में से 100 हम जो है विद एक्सप्लेनेशंस क्वेश्चंस कराते हैं, ताकि आपका जो है तब तक ये यादगारी बनी रहे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। व्हेन द सक्सेसिव इटरेशन इन ए सिंप्लेक्स मेथड एंटर ए लूप। जब एक लूप में सक्सेसिव इंट्रेशन करते हैं, आपने देखिए वो बनाया हुआ है, टेबल आप बनाते हैं गाइस। तो टेबल पर जब आप इसे सोल्व करते हैं तो सक्सेसिव इटरेशन जब हम करते हैं तो देखिए सक्सेसिव इटरेशन में आप इस तरह से बनाते हैं बी सी बी। ठीक है, ये मैं टेबल आपको थोड़ा सा आपको याद रहे इसलिए मैं ये टेबल आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो हम जो है बी सी बी इस तरह से ये सी जे ऊपर लेते हैं और ये एक्स बी लेते हैं और इस तरह से हम टेबल बना लेते हैं। अब इसमें जो है हम ये इधर y1 y2 y3 लेते हैं ये, और इसमें जब हम और इसमें एक हमारा मिनिमाइजेशन रेशो बनता है इधर, मिनिमाइजेशन रेशो इधर यहाँ पे ये मिनिमाइजेशन रेशो होता है। तो इसमें हम मिनिमाइजेशन रेशो लेते हैं एक्स बी ये है हमारा एक्स बी अपॉन y1। तो ये जैसे एक्स बी लिखे हुए हैं यहाँ पर कुछ भी इनकी वैल्यू, तो एक्स बी अपॉन y1 हम वो y1 या y2 या yj आई कुछ भी लेते हैं, yi yj कोई सा भी y1 है या y2 है, एक्स बी अपॉन y निकालते हैं। तो गाइज इसमें देखिए आप जो है अगर ये सेम आ जाता है, अगर एक्स बी अपॉन y1 ये अगर दो के लिए हमने निकाला और सेम आ गया तो इस सॉल्यूशन को हम डीजेनरेसी की प्रॉब्लम कहते हैं। और अगर ये हमारा बार बार आता है इस तरीके से, अगर ये बार बार हमारा आ रहा है एक्स बी अपॉन y1 बार बार सेम आ रहा है तो उसे हम प्रॉब्लम ऑफ डीजेनरेसी कहते हैं। और डीजेनरेसी की प्रॉब्लम में अगर मान लिया ये जो मिनिमाइजेशन रेशो है हमारा ये 1 और दूसरा भी 1 ही आ गया है, ये 1 आया है और दूसरा वाला भी हमारा 1 ही आया है, तो दोनों अगर 1 1 आए हुए हैं गाइज तो इसको हम डीजेनरेसी की प्रॉब्लम कहते हैं। और ये अगर हम इसमें से एक को लें और फिर दूसरे को लें, मान लिया इस 1 के लिए निकालें, अब आउटगोइंग वेक्टर कैसे निकालते हैं आप, जो जिसमें जो है जो मिनिमम होता है इधर से उसके लिए हम निकालते हैं। लेकिन मिनिमम अगर दो पड़ जाएँ, ये दोनों सेम हो जाएं, और ये भी 1 है नीचे भी 1 है, अगर दोनों 1 है या दोनों 2 2 हैं दोनों 3 3 हैं, अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो हमारे सामने तो समस्या आ जाती है। फिर हम कौन से को मिनिमम माने, तो हम इसको अगर रिपीट करते जाते हैं तो ये एक लूप बन जाता है गाइज, इस तरह से कि हमने एक बार सोल्व किया फिर दोबारा से आ गए, फिर सोल्व किया फिर वही आ गया। तो हम कौन से को इसमें लें, तो इस तरह से एक ये लूप की बन जाती है, एक तरह से साइकिल हमारा बन जाता है कि हमने निकाला फिर वही निकाला फिर वही, तो उसमें कौन सा हम सेलेक्ट करें, तो ये समस्या आती है। तो इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ डिजेनरेसी कहते हैं और इस प्रोसेस को हम साइकिलिंग की प्रोसेस कहते हैं। तो ये हमारी इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन सही है, बाकी सभी जो हैं ये रॉन्ग है हमारा। तो देन दिस फिनोमेना, तो ये जो फिनोमेना बार बार रिपीटिशन जो है हमारा, तो जब एंटर में एक लूप में एंटर कर जाता है कि हमने निकाला फिर से अब कौन से को निकालें, तो जब एक लूप में एंटर कर जाए एक लूप बन जाता है, ये लूप बना के दिखाया मैंने ये वाला, ये लूप जब बन जाता है इस तरह से, इसने लूप की बात की है तो इसे हम साइकिलिंग की प्रोसेस बोलते हैं। तो गाइज आप लगातार बने रहिए, हम आपके लिए और भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2, ए नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन बिकम्स डिजनरेट। एक जो नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन है becomes degenerate in the next iteration if the outing vector is। तो देखिए अभी गाइस जैसे कि हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि एक नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन है और becomes डिजनरेट। वो डिजनरेट कब हो जाता है, अगर एक नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन है वो डिजनरेट, तो डिजनरेशन के बारे में भी हमने बात की थी कि जब हम टेबल बनाते हैं, अब देखिए स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगा तो आपको रिपीट करके 2 बार देखनी पड़ेगी। तो बी सी बी और ये सी जे और ये एक्स बी और ये वाई वन, और इस तरह से हम ये टेबल बना लेते हैं y1 y2। ठीक है, सी जे ऊपर है ये और y3, इस तरह से ये हमने टेबल आपके सामने कुछ बड़ी सी बना दी है ये, ताकि आपको समझ में आए। इसके नीचे जो लेटर्स छपे हुए हैं, अक्षर छपे हुए हैं, आपको ध्यान से देखते रहना है, समझना है। तो ए नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन बिकम्स डिजनरेट। तो एक नॉन डिजनरेट जो सॉल्यूशन है, नॉन डिजनरेट तो बोलते हैं कि अगर हमारा
अच्छा यहाँ पे हम निकालते हैं, ये मैं फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूँ। यहाँ क्या होता है, मिनिमाइजेशन रेशो, ये मिनिमाइजेशन रेशो होता है हमारा। और अगर ये मिनिमाइजेशन रेशो जो है हमारे सेम आ जाते हैं, ये फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, अगर ये सेम आते हैं, मान लें ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, दोनों अगर सेम आए हुए हैं तो नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन बिकम्स डिजनरेट, तो वो डिजनरेट हो जाता है इन द नेक्स्ट इटरेशन इफ़ द आउटगोइंग वेक्टर। अब यहाँ से हम देखिए, अब इसमें से हम कौन से को लें, इसको लें या इसको लें, इसके अकॉर्डिंग हम जो है आउटगोइंग वेक्टर सेलेक्ट करते हैं, आउटगोइंग वेक्टर को चूज करते हैं। तो इन द नेक्स्ट इटरेशन इफ द आउटगोइंग वेक्टर इज, अब आउटगोइंग वेक्टर अगर वो यूनिक नहीं आता है तो हम उसको कहते हैं, अगर दोनों मान लीजिए सेम आए हुए हैं, तो अब इसमें से हम कौन से को लें, ये दोनों सेम आए हुए हैं देखो, तो आउटगोइंग वेक्टर हम इसके अनुसार जिसके अकॉर्डिंग बेसिक जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसमें वन जहाँ पे बन जाता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। लेकिन वन अब कौन से वाले को, वन एक यहाँ भी बना हुआ है, मान लें एक वन यहाँ भी बना हुआ है, तो कौन से वाले को लें, तो ये हमारे सामने समस्या आ जाती है। तो इस प्रकार से जब हमारा नॉन डिजनरेट जो सॉल्यूशन है वो डिजनरेट हो जाता है इफ़ द आउटगोइंग वेक्टर इज नॉट यूनिक, तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं गाइस, आपके सामने स्क्रीन पर ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ये कहता है इफ़ सम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑफ एलपीपी इज जीरो, इफ़ सम कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बी ऑफ एलपीपी इज जीरो, जो हम बनाते हैं, आपने देखा होगा गाइस, अब मैं इसको दिखाता हूँ आपके सामने स्क्रीन पर, ये हम ले आए हैं और पहले पढ़ लो ध्यान से आप, ताकि आपको याद रहे, फिर हम इसको आगे थोड़ा खिसकाएंगे। इफ़ सम कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बी ऑफ एलपीपी जीरो, जो हमारा कंपोनेंट है वेक्टर बी, एक एलपीपी का कंपोनेंट वेक्टर बी जो है वो जीरो है, याद रखना। हम इसको भी सोल्व करके दिखाएंगे आपके सामने इस स्क्रीन पर। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑफ एलपीपी जीरो, देन डीजनरेसी में अकर, डीजनरेसी हो सकती है एट द फर्स्ट इटरेशन एंड द नेक्स्ट सॉल्यूशन वो किस प्रकार का होगा, डिजनरेसी में एट द फर्स्ट इटरेशन। तो अब देखिए मैं आपके सामने स्क्रीन पर फिर वही हम एक बार उसको रिपीट करते हैं, लेकिन अब देखिए ये अगर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने इस प्रकार की है, पहले मैं एक लिख के दिखा रहा हूँ, x1 प्लस x2 इक्वल टू जीरो, तो इसमें देखिए, और x1 प्लस 2x3 इक्वल टू जीरो, दूसरी इक्वेशन ये है। एक तीसरी इक्वेशन भी है हमारे पास में, x2 प्लस x3 इक्वल टू 2। अगर मान लिया तीन इक्वेशन इस तरीके की हैं, एक को तरीकों इनको याद रखना, ये इक्वेशन है हमारी इस प्रकार की, और इन इक्वेशंस में देखो ये b है, तो ये b इक्वल टू जीरो है, ये ध्यान रखना, b जो है जीरो है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये b जो है हमारे जीरो हैं, ये याद रखने हैं आपको, ये दोनों b जीरो हैं। तो अब इनको हम आगे चलते हैं, जब हम टेबल बनाएंगे, आपने टेबल सीख रखी है, तो जब टेबल बनाते हैं और टेबल में ये मिनिमाइजेशन रेशो हम निकालते हैं, आप ध्यान रखना, ये सब मैं बाकी टेबल नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ मिनिमाइजेशन रेशो के लिए बना रहा हूँ। तो मिनिमाइजेशन रेशो जब हम बनाते हैं, मिनिमाइजेशन रेशो हम निकालते हैं, सिर्फ मिनिमाइजेशन रेशो के लिए निकाल रहा हूँ मैं। तो मिनिमाइजेशन रेशो में ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0 0। तो मिनिमाइजेशन रेशो में हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं मिनिमाइजेशन रेशो के लिए, बताइए, एक्स बी अपॉन जो भी है, या तो y1 आ जाएगा या y2 आ जाएगा या y3 कुछ भी आ जाएगा। तो जब एक्स बी अपॉन y1 है मान लिया, तो एक्स बी अपॉन y1 है, तो एक्स बी हमारा यहाँ पर बेसिक वेरिएबल्स जो हैं वो 0 0 रहेंगे। बेसिक वेरिएबल्स क्या रहेंगे, ये ध्यान रखना, ये जो 0 0 है हमारे, ये जो पॉइंट है ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू है यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना हुआ है। मैं आपको अभी चलो पूरा बना के दिखाता हूँ एक बार आप। तो देखिए गाइज, हम जैसे अभी हमने इक्वेशन लिखी थी x1 प्लस x2, अब ये बी सी बी हम जो है ये देखिए, हम अब बनाते हैं इसको, टेबल बनाते हैं ये, तो बी सी बी सी जे एक्स बी, ये हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको याद रहे, आप इनको भूलें ना। और y1 और y2 y3 और भी वेरिएबल होंगे, मैं उनको छोड़ देता हूँ आपके लिए, आप समझना इनको। और इधर मिनिमाइजेशन रेशो है हमारा, ये मिनिमाइजेशन रेशो है एक्स बी अपॉन जो भी है y1 y2 वो जो भी है। अब ये जो हमने अभी बताया था b जो है, ये बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू जो यहाँ पे b है वो 0 0 आ रही है निकल के, जब हम बेसिक वेरिएबल निकालते हैं
तो नॉन बेसिक को जीरो रख के और तब बेसिक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, और वो जीरो जीरो आ रही है क्योंकि बी जीरो है। तो जब बी जीरो है उनको हम यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए गाइस, जब हम ये y1 की वैल्यू इसमें देखिए हमने इक्वेशन लिखी थी, आप उसको अपनी स्क्रीन से नोट करके पीछे बैक करके लिखिए उन्हें। तो ये हमारे 1 और 1 आ रहे थे। अब 0/1, अब देखिए 0/1 लेंगे ये, तो 0/1 0, और 0/1 ये भी 0। तो जब ये दोनों 0 आ जाते हैं तो नेक्स्ट जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा। चूंकि ये दोनों सेम आ गए हैं तो कैसी प्रॉब्लम बन जाती है, प्रॉब्लम ऑफ डीजनरेसी हो जाती है ये। तो डीजनरेसी की प्रॉब्लम है क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं। जैसे तीसरा भी है, तीसरे मैंने लिखी नहीं है, वो आप निकाल लोगे, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं तो ये। तो इसमें जो है अब हम देखते हैं कि ये है मे ऑल्सो बी डीजनरेट, तो वो डीजनरेट हो सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो है ऑप्शन इसमें सेकंड करेक्ट है। तो गाइज आप लगातार बने रहिए, हम एक एक क्वेश्चन को आपको विद एक्सप्लेनेशन सोल्व करा रहे हैं। द डीजनरेसी मे अपियर इन एलपीपी एट द वेरी फर्स्ट इटरेशन। द डीजनरेसी मे अपियर इन एलपीपी एट द वेरी फर्स्ट इटरेशन। अभी जैसे हमने दिखाया था वेरी फर्स्ट इटरेशन पर ही मे अपियर डीजनरेसी आ गई थी वहाँ पर। व्हेन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इज, तो क्या था उसमें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, बी का जो कंपोनेंट था, अभी हमने जैसे इक्वेशन लिखी थी आपके सामने स्क्रीन पर हमने इक्वेशन लिखी थी, ये फिर से मैं बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे जब दो दो क्वेश्चन को आप देखेंगे। तो 1x1 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। अगर इसको हम, और जो दूसरी इक्वेशन है x2 प्लस x3 इक्वल टू 2, अगर ये कोई इक्वेशन है इस प्रकार से। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर हम कंप्लीट करके लिखेंगे तो कैसे करके लिखेंगे कंप्लीट, देखो कंप्लीट में करके दिखा रहा हूँ। ये 1x1 जो हमने पहले क्वेश्चन में भी जरूरत पड़ी थी, हमें इस तरह से आना चाहिए कंप्लीट करना। तो 1x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3, ठीक है गाइस, ये 0x3 इक्वल टू 0। और दूसरी जो इक्वेशन है इसको अगर हम कंप्लीट करते हैं तो कंप्लीट करने पर दूसरी इक्वेशन ये 0x1 हो जाएगा क्योंकि इसमें x1 नहीं है, प्लस 0x2 हो जाएगा, ये 1x2 हो जाएगा ये, और प्लस जो है हमारा 1x3। तो देखिए यहाँ पर जो है ये हमारा क्या हो गया है, इक्वल टू 2। तो यहाँ द डीजनरेसी मे अपियर इन एलपीपी एट द वेरी फर्स्ट इटरेशन, तो बिल्कुल फर्स्ट इटरेशन पर ही डीजनरेसी हो सकती है यहाँ पर। जैसे हमने पहले में बताया था, अगर ये जैसे यहाँ पे 0 आया है, बी की वैल्यू अगर 0 आती है तो ये हमारा डीजनरेसी की प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसका मतलब हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। अगर हम इसको ये चाहो तो आप जैसे पहले क्वेश्चन में हमने लिया था, इसको भी हम अगर समझना चाहें बिल्कुल तो इसको 0 ले सकते हैं, इसको भी 0 ले सकते हैं, तो तब ये हमारा और भी आसान हो जाएगा हमें समझना। तीसरी इक्वेशन ले सकते हैं हम। तो ये इस तरह से अगर बी की वैल्यू 0 है तो वेरी फर्स्ट इटरेशन पर ही, बिल्कुल पहले स्टेप पर ही हमारा ये 0 आ सकता है। तो गाइज आप लगातार बने रहिए, हम आपको और भी क्वेश्चन करा रहे हैं। अब चलिए आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5। इफ वन और मोर ऑफ द बेसिक वेरिएबल इन ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज 0, वन और मोर ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स इन ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज 0, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाता है। तो देखिए गाइस आपके सामने ध्यान से देखिए, इसमें जो है वन और मोर ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स, एक या एक से ज़्यादा बेसिक वेरिएबल्स बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में अगर 0 हैं, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो वो सॉल्यूशन किस प्रकार कहलाता है। तो अभी जैसे हमने इक्वेशन लिखी थी, हम फिर से उसे एक बार यहाँ पे रिवाइज रिपीट कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, ये 1x1 समझना, आपकी समझाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई फीस नहीं है, कोई पैसा नहीं है। तो आप जो है लगातार इसको देखते रहिए, बस समझते रहिए आपके तो 1x1 प्लस 0x2 प्लस 2x3, वो पहले वाली इक्वेशन है, हम उनको कंप्लीट कर रहे हैं, प्लस 2x3 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है 0x1 प्लस 1x2, 0x1 प्लस 1x2 प्लस 1x3। तो गाइस देखिए, इसमें जो है हम इक्वल टू 2, ये हमने इक्वेशन कंप्लीट करी है।
इफ़ वन और मोर ऑफ द बेसिक, अच्छा बेसिक वेरिएबल कौन से होते हैं? बेसिक वेरिएबल होते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिनमें बन रहा है, ये हमारे बेसिक वेरिएबल हैं। तो इफ़ वन और मोर ऑफ द बेसिक वेरिएबल इन ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज जीरो। अब यहाँ से देखिए, अगर ये नॉन बेसिक है हमारा, ठीक है ना गाइस, समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि हमारा जो है ये नॉन बेसिक है, ये हमारा नॉन बेसिक है x3, ठीक है ना, ये दोनों हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल हैं। अब ये जो दोनों नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, ये तो हमारे बेसिक वेरिएबल हैं। इधर ये जो सर्कल के अंदर लिए हमने, ये बेसिक हो गए क्योंकि इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया है 1 0 0 1, 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया तो बेसिक वेरिएबल हो गए। और ये जो x3 है, ये हमारा नहीं बन रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो ये हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल है। अब जब ये नॉन बेसिक वेरिएबल है, इफ वन और मोर ऑफ द बेसिक वेरिएबल, अब देखिए अगर इसको नॉन बेसिक वेरिएबल को हम जीरो लेते हैं, इसमें पहले वाली इक्वेशन में अगर हम x3 को जीरो लेते हैं तो यहाँ से वैल्यू x1 की आएगी निकल के जीरो आएगी, x1 की वैल्यू क्या आएगी निकल के जीरो, तो x1 की वैल्यू जीरो आ रही है। और दूसरी वाली इक्वेशन में रख रहे हैं तो यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं गाइज, x1 की वैल्यू जीरो है और x2 की वैल्यू 2 है, तो देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड। अब ये देखिए, ये जो सॉल्यूशन है, x1 की वैल्यू जीरो, एक बेसिक वेरिएबल में से जब एक ही वेरिएबल जीरो जाता है तो ये हमारा क्या तरीका कहलाता है? डीजनरेट। ये क्या होता है हमारा? अगर बेसिक वेरिएबल में से एक वेरिएबल जीरो जाता है तो वो क्या कहलाता है? डीजनरेट सॉल्यूशन कहलाता है। ये भी एक डीजनरेट की कंडीशन होती है। एक कंडीशन वो है जो हम सिंप्लेक्स टेबल में बता रहे हैं बना के कि सेम आ जाती है वैल्यू। तो अगर बेसिक वेरिएबल में एक वेरिएबल जीरो आता है तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? डीजनरेट की कंडीशन। तो गाइज, अगर ये मेथड आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और आपके साथियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। उन्हें शेयर करके बताइए। आपके सामने स्क्रीन पर है गाइस क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ द चॉइस ऑफ आउटगोइंग वेक्टर एट एनी इटरेशन इन सिंप्लेक्स मेथड इज नॉट यूनिक, देन द नेक्स्ट सॉल्यूशन इज बाउंड टू बी। तो देखिए, अभी हमने जैसे बताया था मिनिमाइजेशन रेशो, हम जैसे टेबल बनाते हैं गाइस, आपने देखा है ये बी है, इधर इधर आप बी बनाते हैं। इसको चलो मैं अभी साफ करके एक बार फिर से बनाता हूँ आपके लिए। देखिए, ये बी बनाते हैं हम, फिर सी बी लेते हैं, इधर सी जे एक्स बी, इस तरीके से हम ये टेबल बनाते हैं। और ये y1 है, y2 है, y3 है, इस तरह से। और यहाँ पर फिर आगे चल के हम मिनिमाइजेशन रेशो लेते हैं, ये तो आपको सबको याद है। और यहाँ जो मिनिमाइजेशन रेशो हम एक्स बी अपॉन y1 या y2 कुछ इस तरह से लेते हैं, एक्स बी अपॉन y2। और जो इसमें से मिनिमम होता है उसको हम आउटगोइंग वेक्टर के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 छांटते हैं और तब सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए, एक्स बी अपॉन y2, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको याद रहेगा, ये हमेशा आप भूल नहीं पाएंगे। तो एक्स बी अपॉन y2 अगर हम ले रहे हैं और मान लिया वो दोनों जो हैं सेम सेम आ रहे हैं, ये 2 है, 3 है, ये भी 3 ही आ गया, तो दोनों सेम अगर आ गए हैं, तो इफ़ द चॉइस ऑफ आउटिंग वेक्टर एट एनी इटरेशन इन सिंप्लेक्स मेथड इज नॉट यूनिक, देन द सेट नेक्स्ट सॉल्यूशन इज बाउंड टू बी। तो नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाता है? यदि यूनिक नहीं है तो क्या कहलाता है? वो डीजनरेट। अगर यूनिक है तो नॉन डीजनरेट, अगर यूनिक इज नॉट यूनिक, एक जैसे नहीं है, ठीक है ना, अगर एक जैसे नहीं है तो ये क्या कहलाता है? डीजनरेट कहलाता है। तो हम चलते हैं गाइज, आपके सामने जो स्क्रीन पर है अब, तो गाइज हम यही सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि हम किसको जो है हम लें, उसमें हम जो है अब आउटगोइंग वेक्टर y1 को लें या y2 को लें या y3 को लें। तो इस प्रकार की जब समस्या आती है हमारे सामने कि y1 लिया जाए या आउटगोइंग वेक्टर y2 लिया जाए, या y2 और y3 में से कौन से को हम लें, क्योंकि मिनिमाइजेशन रेशो सेम आया हुआ था, तो तब हमारे सामने समस्या आती है। और इसके लिए हम क्या करते हैं? तो इज़ नॉट यूनिक देन द नेक्स्ट सॉल्यूशन इज बाउंड टू बी डीजनरेट, क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं सही से कि हम y2 को आउटगोइंग लें या y3 को आउटगोइंग लें इनमें से। तो तब हम उस सॉल्यूशन को, उस मेथड को क्या बोलते हैं? डीजनरेट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो गाइज अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्रीन पर। व्हेन द सिंप्लेक्स मेथड इज अप्लाइड टू ए डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, व्हेन द सिंप्लेक्स मेथड इज अप्लाइड,
जब सिंप्लेक्स मेथड को हम अप्लाई करते हैं एक डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए, टू गेट ए न्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो देखिए गाइज इसको भी हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ही समझाएंगे, आप लगातार बने रहिए। सिंप्लेक्स मेथड इज अप्लाइड टू डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये गाइज देखिए एक डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। डिजनरेट अभी हमने जैसे ये लिए थे, इसमें आपके सामने जो हमने दूसरे तीसरे क्वेश्चन में एग्जांपल्स लिए थे उसे एक बार मैं फिर से आपके सामने रिपीट करता हूँ। ये लिखा हुआ है, मान लिया x1 प्लस 0x2 और प्लस 2x3, याद करो आपने, मैंने लिखा था, आप इसके अपने नोटबुक में भी इसे एक बार ज़रूर सोल्व करके देखना। और 0x1 प्लस 1x2 और प्लस 1x3। तो गाइज अभी देखिए हमने आपके लिए कर दिया है इक्वल टू 2, इस तरह से ये। अब इसमें हम जो वैल्यू निकालते हैं, जब हमने वैल्यू निकाली थी नॉन बेसिक वेरिएबल या x3 की वैल्यू 0 रख के, x1 की वैल्यू यहाँ पे आ रही थी हमारी 0 और x2 की वैल्यू आ रही थी हमारी 2 और x3 की वैल्यू आ रही थी कितनी, 0। तो देखिए जब ये निकल रहा है हमारा x3 इक्वल टू 0, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि x2 की वैल्यू 2 है। तो गाइज देखिए इस प्रकार से हमने जो है ये कर दिया था इसमें कि x1 की वैल्यू आ रही थी हमारी, x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 2 है और x3 की वैल्यू हमारी 0 है। तो ये जो बेसिक वेरिएबल हैं हमारे, ये इनमें से एक जो बेसिक वेरिएबल है वो 0 है, तो इसको हम बोलते हैं डिजनरेट सॉल्यूशन। अब ये कहता है व्हेन द सिंप्लेक्स मेथड इज अप्लाइड टू डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, अगर हम इस पर कोई मेथड अप्लाई करते हैं डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पर, टू गेट ए न्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो हमारा नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस प्रकार का बनेगा। तो ये बताइए किस प्रकार का बनेगा, आप लगाइए इसमें दिमाग दौड़ाइए थोड़ा सा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर जो है कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। थर्ड ऑप्शन होगा मे रिमेन अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होगा किसी भी हालत में अगर डिजनरेट से हम उसमें बनाते हैं, नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए गाइस अब आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें बोलता है इन एलपीपी ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज डिजनरेट। एक जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अभी जो हमने एग्जांपल लिया था वो डिजनरेट है एटलीस्ट वन ऑफ द, तो बताइए उनमें से। अभी हमने जैसे इसके सॉल्यूशन निकाला था, मैं एक बार लिख रहा हूँ, आपने लिखा भी देखा भी था ये कि x1 इक्वल टू 0 है हमारा, x2 इक्वल टू कितना था, ये 2 था, ठीक है, और x3 हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल था वो 0 था। ये हमने एग्जाम्पल लेके आपको बताया है गाइस, ये ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए अगर हम ये बता रहे हैं कि इन एलपीपी ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज डिजनरेट, तो डिजनरेट हो गया ये क्योंकि ये एक बेसिक वेरिएबल 0 है, ठीक है। इफ एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल, ठीक है ना, वन ऑफ द, और नॉन बेसिक होता है ये हमारा क्या होता है, नॉन बेसिक, और ये दोनों क्या है हमारे बेसिक वेरिएबल है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम में ये हमारा योगदान दे रहे थे। तो ये बेसिक वेरिएबल हैं और ये नॉन बेसिक वेरिएबल हैं। अब तो इज डिजनरेट इफ एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज 0, तो कौन सा लेंगे हम इसमें से, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है गाइज। तो हमारा जो है सेकेंड ऑप्शन सही है। अगर आपको ये तरीका हमारा पसंद आ रहा हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। एक ही एग्जाम्पल से हमने सारे क्वेश्चन आपके पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर दिए हैं। तो गाइज़ आप लगातार जो है सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भी इसका फ़ायदा पहुंचाइए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। स्क्रीन पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोसीजर विच प्रिवेंट साइकिलिंग विद इन सिंप्लेक्स रूटीन, विच प्रिवेंट साइकिलिंग, एक प्रोसीजर जो साइकिलिंग को रोक देती है। तो साइकिलिंग अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था, उसमें हमने बनाया था कि ये जो लूप बनता है, इस तरह से ये कह दो, ये साइकिल जो बन रही है हमारी, कि हमने सॉल्यूशन निकाला, वो डिजनरेसी की प्रॉब्लम आ गई, सॉल्यूशन निकाला, फिर अब कौन सा लें, उसमें आउट गोइंग वेक्टर एक को लेते हैं तो दोबारा से आता है, दोबारा से लेते हैं तो दोबारा से तीसरी बार आता है। तो जब इस तरह की कोई प्रक्रिया बन जाती है तो उसे साइकिलिंग के प्रोसेस कहते हैं। लेकिन इस साइकिलिंग के प्रोसेस को रोकने के लिए विच प्रिवेंट, देखिए ये बोल रहा है विच प्रिवेंट, द प्रोसीजर विच प्रिवेंट साइकिलिंग विद इन सिंप्लेक्स रूटीन इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन ऑफ। तो बताइए इसको क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ
डीजनरेसी, आपने कई सारे पढ़ लिए हैं ये, तो इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ डीजनरेसी। पहला ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए गाइज, अब आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 10। एन ऑप्टिमल डीजनरेट सॉल्यूशन, एक जो ऑप्टिमल डीजनरेट सॉल्यूशन है, मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन ऑप्टिमल डीजनरेट सॉल्यूशन मे बी ऑब्टेन्ड, एक जो ऑप्टिमल डीजनरेट सॉल्यूशन है, जब हम ऑप्टिमल डीजनरेट सॉल्यूशन बनाते हैं तो गाइस देखिए, जब हम ऑप्टिमल डीजनरेट सॉल्यूशन बना रहे हैं, मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन, तो ये ध्यान रखिए क्या बात कर रहा है, इसका समझना है हमें। ये कहता है कि ऑप्टिमल डीजनरेट सॉल्यूशन मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ऑप्टिमल डीजनरेट सॉल्यूशन जो है वो किससे प्राप्त हो सकता है? ऑप्टिमल डीजनरेट सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन से बनता है, नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन से बनता है, डीजनरेट सॉल्यूशन से बनता है। तो अभी जैसे हम वही एग्जांपल हम फिर से एक बार याद करिए आप, कि x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 2 बेसिक वेरिएबल, और x3 इक्वल टू हमारा था, ये निकला था 0, नॉन बेसिक वेरिएबल है, ये बेसिक वेरिएबल है। जब बेसिक वेरिएबल एक इसमें से 0 है तो इसे डीजनरेट कहते हैं। अब ये जो डीजनरेट सॉल्यूशन से हम फर्दर इसमें एक प्रोसेस लगाते हैं ऑप्टिमल डीजनरेट सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए इसका। तो जब ये प्राप्त करने के लगाते हैं तो वो भी ऑप्टिमल डीजनरेट सॉल्यूशन से जो सॉल्यूशन है वो हमारा डीजनरेट भी हो सकता है और नॉन डीजनरेट भी हो सकता है, दोनों ही संभावनाएं बनती हैं इसकी। इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन से जब हम एक्स बी बनाते हैं, एक्स बी की वैल्यू निकलती है, ठीक है ना, ये बेसिक वेरिएबल जब हम बनाते हैं बी सी बी में, और ये एक्स बी की वैल्यू है 0, 2 और 0, ये हम इस तरह से बनाते हैं इनको। तो इससे जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे सिंप्लेक्स मेथड से, तो वो जब जो निकल के आएगा वो जो है डीजनरेट अगर सॉल्यूशन है, ये कह रहा है कि जो निकल के आ गया है तो वो निकल के आ चुका है ऑप्टिमल डीजनरेट सॉल्यूशन, तो वो किससे बना है? तो डीजनरेट जो सॉल्यूशन है हमेशा डीजनरेट सॉल्यूशन से ही बनेगा, ठीक है ना। ऑप्टिमल डीजनरेट सॉल्यूशन अगर आ रहा है तो वो डीजनरेट से ही बनेगा, नॉन डीजनरेट से डीजनरेट नहीं आने का है। डीजनरेट से, देखिए समझिए इसको, देखिए अगर डीजनरेट है तो डीजनरेट से डीजनरेट भी आ सकता है, नॉन डीजनरेट दोनों आ सकते हैं, ठीक है, डीजनरेट। लेकिन अगर डीजनरेट है, ठीक है ना, ये डीजनरेट हमने बना रहे हैं, ये डीजनरेट जो सॉल्यूशन है हमारा वो डीजनरेट से भी आ सकता है, ठीक है, और नॉन डीजनरेट भी आ सकता है। नॉन डीजनरेट भी डीजनरेट से आ सकता है और डीजनरेट भी डीजनरेट से, लेकिन अगर डीजनरेट आ रहा है तो वो जरूर डीजनरेट से आएगा, नॉन डीजनरेट से डीजनरेट नहीं आने का है, ठीक है ना, ये जो है प्रोसेस एक, तो इसको आप याद रखिए। अब हम चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 11। नॉन डीजनरेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए, तो देखिए इसमें नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन आ रहा है, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, आपको पहले क्वेश्चन में हम बता रहे थे कि इसमें नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन आया है, लेकिन हम क्या बात की थी हमने कि नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन है ना वो हमेशा डीजनरेट से ही आएगा। डीजनरेट से दोनों आ सकते हैं, डीजनरेट से दोनों आ सकते हैं, डीजनरेट भी और, ठीक है ना, डीजनरेट भी और नॉन डीजनरेट, दोनों सॉल्यूशन निकल के आएंगे इससे। डीजनरेट और नॉन डीजनरेट दोनों इसी से ही निकल के आते हैं, निकलते डीजनरेट से ही हैं, ठीक है ना। ये डीजनरेट जो है हमारा, डीजनरेट से डीजनरेट या नॉन डीजनरेट दोनों निकलते हैं, कभी भी नॉन डीजनरेट से नहीं बनने के हैं, नॉन डीजनरेट से डीजनरेट नहीं होगा। तो गाइज इसमें हमारा जो है कौन सा वाला पार्ट इसका सही है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, तो बेसिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो आप गाइस बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अगर आपको ये तरीका हमारा पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनके भी अच्छे नंबर आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर हम चलते हैं। द मेथड टू रिजोल्व डीजनरेसी, जो डीजनरेसी के मेथड को निकालते हैं हम, ये मेथड दिया किसने था? तो किसने दिया था? ये चार्ल्स परटर्बेशन मेथड था, ये चार्ल्स ने दिया था, ये चार्ल्स का परटर्बेशन मेथड था, ये हमें याद रखना है। तो गाइज आप लगातार बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो हम आपको और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको याद रहेंगे, आप कभी इन्हें भूलेंगे नहीं, हम आपके पास भेजते रहेंगे। धन्यवाद।